हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस को आप टाइमली देख लें। मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो चुका था। अम्मी मुझसे न जाने क्या बात कर रही थी कि उनकी कॉल कट गई थी और मेरे दिल में बेचैनी पैदा हो रही थी, न जाने वो मुझसे क्या कहने वाली थी। तभी मैं उनकी दोबारा कॉल आने का इंतजार करती रही, मगर अब उनकी कॉल नहीं आ रही थी। मैं फिर मोबाइल लेने के लिए अपने ससुर के कमरे में गई। वो इस वक्त मोबाइल पर मसरूफ थे। इस वक्त तो पलके झपकाए बिना मोबाइल पर न जाने क्या देख रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे वो पूरे के पूरे मोबाइल में गुम हो चुके थे। तभी मैंने उनके पास जाकर मोबाइल मांगा तो वो यकदम यूं उछले जैसे उन्हें बिच्छू ने डंग मार दिया हो। उनके यूं परेशान होने पर मैं भी हड़बड़ा गई थी। जब मैंने उनसे मोबाइल मांगा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दे सकता। इस वक्त मैं एक बहुत ज़रूरी काम कर रहा हूँ। उनकी बात सुनकर मैं हैरान परेशान रह गई। आखिर ऐसा कौन सा ज़रूरी काम था जो मुझे मोबाइल 2 मिनट के लिए भी नहीं दे सकते थे। इनके साफ इनकार पर मुझे गुस्सा आ गया और मैं फिर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे बार बार अपने ससुर का रवैया याद आ रहा था। मुझे अपनी बेइज्जती महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे वो मोबाइल में कोई गलत चीज़ देख रहे थे। तभी वो मुझे यकदम अपने सामने देखकर परेशान हो गए थे। मगर जब मुझे इनके चेहरे पर दाढ़ी का ख्याल आता तो मैं कुछ गलत सोचने से हिचकिचा जाती थी। वो बहुत नेक थे, 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करते थे। ये सब याद करके मैं अपने ख्याल को झटका और इस बात पर तौबा की कि वो तो इस कदर अच्छे और नेक इंसान हैं, वो भला ऐसा क्यों कर सकते थे। फिर मैंने अपनी सोच को झटक दिया। तभी अम्मी को दोबारा कॉल आ गई। इनकी खैरियत की इतला पाकर मुझे सुकून हासिल हो गया। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तभी दरवाज़ा खुला और ससुर मेरे कमरे में हमारे अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए आए थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए तो मेरी आंख खुल गई थी। इस वक्त मेरे शौहर बेसुध होकर सो रहे थे। मुझे अपने ससुर का रात का वक्त अपने कमरे में आना अच्छा नहीं लगता था। वो रोज़ाना रात को कमरे में मोबाइल चार्ज लगाने के लिए आते थे और फिर थोड़ी देर के बाद वो मोबाइल उठाकर ले जाते थे। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी कि वो दोबारा कब आते और जाते थे। कभी कभार इनके आने जाने से मेरी आंख खुल जाती थी, मगर ज्यादातर मैं सोई रहती थी। ये बात ऐसी थी कि मैं अपने शौहर से इसका जिक्र भी नहीं कर सकती थी, मगर मैं ये जरूर सोचती थी कि मोबाइल तो मेरे ससुर कहीं भी चार्ज लगा सकते थे। इनके कमरे में भी कनेक्शन था। घर में और भी बहुत सारी जगह पर कनेक्शन थे, मगर वो हमारे ही कमरे में क्यों चार्ज पर मोबाइल लगाते थे। पहले तो मैं इस सवाल को दिल में दबाए रखा था, मगर फिर जब अब एक अपने शौहर से एक दिन पूछा मैंने तो वो कहने लगे कि मोबाइल चार्ज करने का महज बहाना है। अब्बा मुझसे बहुत प्यार करते हैं और शुरू से ही उन्होंने मुझे अपने पास सुलाया है। बस वो रात को मुझे देखने के लिए आते हैं। तुम इस बात की फिक्र मत करो और ना ही तुम इन्हें कभी इस बात पर टोकना। इनकी ये बात सुनकर मैं ये सोचकर खामोश हो गई कि वो सही कह रहे हैं। यकीनन मेरे ससुर उनकी मोहब्बत में बार बार कमरे में इन्हें देखने के लिए आते होंगे। भला इसके अलावा इनका और क्या मकसद हो सकता था। मगर ये बात मुझे अजीब लगती थी। यूं भी मुझे मोहतात होकर सोना पड़ता था। मैं नहीं चाहती थी कि सोते वक्त मेरा लिबास बेतरतीब हो जाए और मेरे ससुर की मुझ पर नजर पड़े। तभी मैं अपने वजूद को चादर में छुपा कर सोती थी। आज भी मुझे खुद को पूरी तरह चादर में छुपाया हुआ था। मैंने जब मेरी आंख खुली तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि चादर बेड के नीचे पर जमीन पर पड़ी हुई थी और इस वक्त मेरा लिबास भी बेतरतीब था और थोड़ी ही दूर ससुर का मोबाइल नजर आ रहा था जो वो चार्जिंग पर लगा कर गए थे। मैं हैरान होती थी कि पूरा दिन तो वो मोबाइल को एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ते थे। अपने कमरे में घुसे मोबाइल की आवाज बंद किए वो न जाने मोबाइल में क्या देखते रहते थे और रात को वो हमारे कमरे में चार्ज पर लगा दिया करते थे। कई बार मैंने दिल में ही सोचा कि क्यों ना मैं इनका मोबाइल चेक करूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो वो इतना छुपाए रखते थे। मगर फिर मैं ये सोचकर अपने ख्याल को झटक देती थी कि अगर मेरे ससुर या शौहर को ये बात पता चली तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, इसलिए मैं इस ख्याल को झटक दिया करती थी। अब हर रोज ये अजीब बात होने लगी थी। मैं खुद को इस चादर में अच्छी तरह लपेट कर सोती थी, मगर जब मेरी आंख खुलती तो चादर मुझसे फासले पर पड़ी होती थी और लिबास भी बेतरतीब होता था। इसे देखकर मुझे शर्म आ जाती थी और जब मैं ये सोचती कि मेरे ससुर इस वक्त कमरे में आए होंगे और मुझे देखकर उन्होंने न जाने क्या सोचा होगा, इस ख्याल का आना ही था कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाती थी और हमेशा ये सोचती कि अब इनके कमरे से वापस जाने के बाद ही मैं सोऊंगी। मगर मैं इसमें कामयाब नहीं हो पाती थी और बिलाखिर मुझे नींद के आगे थक जाती थी। मैं आज रात को भी मैं काफी देर तक जागती रही। बिलाखिर मुझ पर नींद की देवी मेहरबान हो गई थी। जब मैं सो गई तो एक अजीब सा एहसास से मेरी आंख खुली। मुझे ऐसे लगा था जैसे कोई मुझे छू रहा हो। ये देखकर मैं हड़बड़ा कर उठ गई।
मेरे ससुर मेरे इंतहाई करीब खड़े थे। मैं सिटपटा गई थी। इस वक्त भी मेरा लिबास बहुत अजीब सा हो रहा था। अपने ससुर को जब मैंने इंतहाई करीब देखा तो मैं बौखला गई थी। मैं सोचने लगी कि मेरे जिस्म को छूने वाला कौन था। क्या मेरे ससुर थे या वो मेरे शौहर का हाथ था, क्योंकि वो भी इस वक्त इंतहाई करीब थे। मेरे ससुर ने मुझे देखा तो यकदम वो कदरे फासले पर हो गए और मुझे कहने लगे कि खुद को समेट कर सोया करो, लड़कियों का यूं खुलेआम सोना मुनासिब नहीं है। बहुत सी नापाक चीजें आशिक हो जाती हैं, उन्हें तंग करने लगती हैं। उनकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई और अपनी सफाई देने की कोशिश की तो वो कहने लगे कि आइंदा एहतियात करना, मुझे तुम्हारी किसी सफाई की जरूरत नहीं है। और फिर मैं अब रोजाना जागने लगी थी। जब वो कमरे से होकर वापस जाते मैं तभी सोती थी। मगर आज फिर से मैं नींद के आगे हार गई थी और आज फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। फिर से मेरी एक अजीब से एहसास से आंख खुली, तभी मेरे ससुर मेरे पास खड़े थे और आज फिर वो मुझे उन्होंने बात वही कही थी। अब मैं सोच में पड़ गई थी कि वो मेरे पास क्या कर रहे थे। उन्हें तो मोबाइल चार्ज पर लगाकर यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए था, मगर इनका यहीं पर बिल्कुल मेरे पास खड़े रहना क्या मायने रखता था। मैं इस बारे में अपने शौहर से भी बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो उल्टा मुझे ही बदजन हो जाते मुझसे और समझाते कि शायद मैं इनके बाप के खिलाफ इनको कर रही हूँ। मैं ऐसा कभी होने देना नहीं चाहती थी, मगर मेरे दिल में शक बैठ गया था कि मेरे ससुर के दिल में कुछ तो गलत है। वो ऊपर से मोबाइल वो भी हर वक्त अपने पास रखते थे। आज फिर से अम्मी की बात करते करते कॉल बंद हो गई थी। आज फिर से मैं मोबाइल लेने के लिए जब अपने ससुर के कमरे में गई तो वो इस वक्त बाथरूम में थे। मैंने इन्हें आवाज दी मगर उन्होंने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। तभी मैंने इनका मोबाइल उठा लिया और जैसे ही मैंने मोबाइल फोन का लॉक खोला तो वहां पर कुछ अजीबोगरीब वीडियोस थी। एक दो वीडियो से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि जैसे मेरा चेहरा कहीं पे नजर आ रहा था। इससे पहले कि मैं मोबाइल पर नंबर मिलाती तो अचानक से मेरे ससुर ने कमरे में आकर मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया था। वो इस वक्त इंतहाई गुस्से के आलम में लग रहे थे। तब वो मुझे कहने लगे कि क्या तुम नहीं जानती कि बिना किसी की इजाजत के उसके फोन को हाथ नहीं लगाते। तब मैं शर्मिंदा हो गई और उन्हें कहने लगी कि मैं अम्मी से बात करना चाह रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल उठाया था। उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहने लगे कि मेरे पास भी बैलेंस नहीं है, तुम भला मेरे मोबाइल से अपनी माँ को कैसे कॉल कर सकती हो। तब फिर मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मेरे ससुर को महज मोबाइल के लिए इतना रूखा रवैया रखने की क्या जरूरत थी। वो मुझे आराम से भी ये बात समझा सकते थे, आखिर इनके मोबाइल में ऐसा क्या था जो वो छुपा रहे थे। तब भी मुझे वो ख्याल गुजरा कि इनके मोबाइल में मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ था कि जैसे मेरी तस्वीर थी, मुझे अपना चेहरा नजर आ रहा था, मगर वसोक से कुछ कह नहीं सकती थी क्योंकि मैंने गौर से वो तस्वीर देखी नहीं थी। तभी मैं सोचने लगी कि रात को जब मेरे शौहर ससुर मेरे मोबाइल यहाँ पर चार्ज पर लगाने आएंगे तो मैं अपना ही शक दूर कर लूंगी। और फिर ऐसा ही हुआ। रात को जब ससुर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर वहां से चले गए तो मुझे अंदाजा था कि वो आधे घंटे के बाद दोबारा वापस आएंगे। तभी मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गई और जब उनका मोबाइल ऑन किया तो फौरन से मैंने गैलरी का फोल्डर खोल लिया था और जैसे ही मैंने वो वीडियो ओपन की तो मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर तो मेरे और शौहर के, मैं इस वक्त छोटी सी थी जब मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। अम्मी मुझे लेकर नानी के घर आ गई थी। मेरी अम्मी हर वक्त अब्बू को याद करके रोती रहती थी, क्योंकि अब्बू ने अम्मी का बहुत ख्याल रखा था, उन्हें बहुत मोहब्बत दी थी। यही वजह थी कि उनके बिछड़ने का तो अम्मी को बहुत ही ज्यादा दुख था। मेरी नानी ने अम्मी पर दूसरी शादी करने का बहुत जोर डाला, मगर अम्मी की हाँ ना में जो थी वो हाँ में बदली ही नहीं। उनका कहना था कि मेरा शौहर न जाने मेरी बेटी को कबूल करेगा भी या नहीं, वो उसके साथ कैसा सलूक करेगा, क्योंकि मैंने यही देखा है कि मर्द अपनी बीवी की पहली औलाद को कबूल नहीं करते। अगर कबूल कर भी लें तो वो इनकी जरूरियात पूरी करने से घबराते हैं और बाज़ औक़ात ऐसे अजीबोगरीब वाक़यात सुनने को मिलते हैं जिन्हें सुनकर मेरी तो रूह काम कर रह जाती है। तभी मैं दूसरी शादी करके खुद को और अपनी बेटी को किसी मुसीबत में मुब्तला नहीं करना चाहती। अब नाना नानी भी दुनिया से रुखसत हो गए थे। अम्मी ने एक स्कूल में जॉब कर ली थी, वो पढ़ी लिखी थी और नाना के किसी दोस्त की सिफारिश से ही वो सरकारी स्कूल में जॉब पर लग गई थी। हम दोनों का गुजारा अच्छे से होने लगा था। अब्बू की अचानक की वफात ने अम्मी को मेरे हवाले से बहुत हसास कर दिया था। जितनी देर तक मैं घर से बाहर रहती थी वो मेरे हवाले से बहुत परेशान रहती थी और हर वक्त बोलती रहती थी, और जब मैं घर में आ जाती तो तब उनको तसल्ली होती थी। वो मेरा छोटी छोटी बात पर ध्यान रखती और मेरे लिए इस कदर फिक्रमंद रहती थी, इस बात पर मैं शर्मिंदा होकर रह जाती थी। और फिर जब मेरी तालीम मुकम्मल हो गई तो अम्मी ने रिश्ते वाली से कहकर छानबीन करने के बाद एक जगह पर मेरी शादी कर दी थी। अम्मी ने मेरे लिए जो ससुराल देखा उसमें मेरा शौहर और ससुर के अलावा घर में और कोई भी नहीं था। अम्मी का कहना था कि अमूमन घर में मसाइल सास नंदों की वजह से होते हैं और यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे ससुर और शौहर हैं। यकीनन तुम्हें इस घर में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। मैं भी यही सोचकर ससुराल में आ गई थी। मुझे अपने शौहर से किसी किस्म का कोई मसला नहीं था, क्योंकि वो मेरा बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते थे। बल्कि
मैं तो इनसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी। उन्होंने मुझसे कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की। उनके लहजे में मेरे लिए मोहब्बत और नरमी रहती है। मुझे अपने ससुर का कभी भी रवैया हैरान कर दिया करता था। वो मुझे अजीब सी आंखों से देखते थे और कभी कभी तो अजीब से अंदाज में मुझे छू कर भी गुजर जाते थे, और मैं इस बात पर हैरान और परेशान रह जाती थी। कोई ऐसा था भी नहीं कि जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। अपनी अम्मी से बात करते हुए भी मुझे डर लगता था। वो मेरे लिए ज़रा ज़रा सी बात पर परेशान हो जाती थी, और इस बात को भी वो सर पर सवार कर लेती तो इनकी तबीयत ख़राब हो जाती, और मैं इन्हें अपनी वजह से परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं इस बात को वहम समझकर टाल दिया करती थी। मगर अब जब अपने ससुर का मोबाइल मेरे हाथ लगा तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां पर जो कुछ मौजूद था उसने मुझे अपनी जगह पर पत्थर का बुत बना दिया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे ससुर ऐसा भी कर सकते थे, वो भी अपनी बहू और बेटे के साथ। तभी मुझे दरवाजे के बाहर खटके की आवाज़ सुनाई दी थी। मैंने फौरन से मोबाइल बंद करके वापस अपनी जगह पर रख दिया था। मगर इसी वक्त मेरे ससुर कमरे में दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे वो मोबाइल वहां पर रखते हुए देख लिया था। फिर वो मेरे चेहरे के तासुरात बगौर देखने लगे। तभी वो बिना कुछ कहे मोबाइल उठाकर कमरे से बाहर चले गए थे। उनके जाने के बाद भी वो वीडियोस मेरी आंखों के सामने घूमती रहीं। मुझे इतना वक्त नहीं मिला था कि मैं वो वीडियोस डिलीट कर सकती या फिर अपने शौहर को इनके बारे में बता सकती। जानती थी कि जब तक मेरे शौहर सबूत ना देख लें वो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जिस शख्स के बारे में बात करने जा रही थी वो कोई और नहीं बल्कि उनका बाप था। अपने बाप के बारे में वो इस तरह की बात कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। इसके बाद मेरे ससुर ने अपने मोबाइल का पहले से भी ज़्यादा ध्यान करना शुरू कर दिया था। वो एक पल के लिए भी मोबाइल को अकेला नहीं छोड़ते थे। सबसे हैरानकुन बात थी कि उन्होंने मोबाइल को अपने कमरे में ही चार्ज पर लगाना शुरू कर दिया था। शायद उनको ये डर था कि उनकी चोरी पकड़ी ना जाए। मेरे शौहर ने मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने उनको लाइल्मी का इजहार कर दिया था। यूं भी मैं बगैर सबूत के अपने शौहर से बात ये करना नहीं चाहती थी। फिर उन्होंने मेरे ससुर साहब से ये बात पूछी तो न जाने उन्होंने ऐसा क्या कहा कि उसके बाद मेरे शौहर जब कमरे में आए तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझे कहने लगे कि मेरा बाप मेरे लिए, तुम्हारे लिए भी तो बाप की जगह रखता है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम उनसे बदतमीजी से पेश आओ। उनकी बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी वो क्या कह रहे थे। तभी वो कहने लगे कि तुमने मेरे अब्बू से ये क्यों कहा है कि उनकी वजह से तुम्हारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है, वो रात को कमरे में ना आया करें। मैंने नफी में सारी हिलाया और अपने शौहर को यकीन करवाने की कोशिश की कि मेरी इनसे इस मौजू पर कोई बात नहीं हुई है। मैंने इनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेरा इतना ही कहना था कि मेरे शौहर को गुस्सा आ गया और मुझसे कहने लगे कि तुम कहना क्या चाहती हो, मेरा बाप बूढ़ा होकर झूठ बोल रहा है, वो तुम पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मेरे शौहर का पारा चढ़ गया था। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और मैं अपने शौहर को पहली बार इस तरह से गुस्से में देख रही थी, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनका गुस्सा कैसे दूर करूं, इनकी गलतफहमी को कैसे ख़त्म करूं। मुझे अपने ससुर पर अफसोस हो रहा था कि वो अपने गुनाह और गलती को छुपाने के लिए उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रहे थे। शायद वो डर गए थे। उनको ये खौफ था कि कहीं मैं अपने शौहर को अपने ससुर की असलियत ना बता दूं। इस वजह से उन्होंने मेरे शौहर से झूठ कहा था। अब मैं भी मोहतात हो गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। इतनी सी बात पर मेरे शौहर इस तरह से रिएक्ट कर रहे थे। अगर मैं उसे बता देती कि तुम्हारे इस बूढ़े बाप ने क्या कारनामा किया है तो मेरा शौहर शायद मुझे तलाक देकर घर से ही निकाल देता। अब मुझे बगैर सबूत के कुछ भी नहीं कहना था। अब मुझे जो भी करना था जल्दी जल्दी करना था। मगर मुझे तो अपने ससुर का मोबाइल उठाने का मौका ही नहीं मिलता था। एक दो बार जब वो वॉशरूम में थे तब मैं इनका मोबाइल उठाया, मगर मोबाइल लॉक था और मैंने फिर मोबाइल को वहीं पर रख दिया। मैं चाहते हुए भी ये सच अपने शौहर को नहीं बता पा रही थी और सोच रही थी कि अपने शौहर तक को ये बात कैसे पहुंचाऊं। मगर इन दिनों मेरे ससुर मुझे बहुत तंग करने लगे थे। वो अब खुलकर मेरे सामने आ गए थे। मैं सारा दिन घर में अकेली होती थी और वो आते जाते मुझे छेड़ते थे, मुझे छूने की कोशिश करते थे, और ये बात मैं अपने शौहर को नहीं बता सकती थी। मैं अब इनसे भागने लगी थी। वो मुझे बहुत खौफजदा करने लगे थे। मुझे डर था कि कहीं वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। अब मैं अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद अपनी अम्मी की तरफ जाने लगी थी। मेरा बुझा हुआ चेहरा देखकर अम्मी भी परेशान हो गई और वो मुझसे जब उस बात का सबब पूछने लगी तो मैंने उन्हें तबीयत की खराबी का कहकर टाल दिया था। मैं इन्हें सच बताकर मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। इस दिन जब मैं घर आई तो मेरे शौहर बहुत गुस्से में थे। वो मुझे कहने लगे कि तुमने ये क्या ड्रामा बना लिया है, तुम रोज अपनी अम्मी के घर चली जाती हो, जानती भी हो कि मेरा बूढ़ा बाप पीछे भूखा रहता है, वो अकेला रहता है। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि मेरी बीवी भाग भाग कर रोज रोज अपने मैके में जाए। मैंने अपने बाप की खिदमत के लिए तुमसे शादी की थी कि ताकि तुम्हें इस उम्र में सुख नसीब हो तुमसे। अपने शौहर की बात सुनकर मैं रोने लगी। मैं इन्हें भला कैसे बताती कि मेरे साथ इनका बाप क्या कुछ कर रहा था। मैं फौरन इन्हें चाहकर भी नहीं बता सकती थी। मेरे शौहर भी मेरी कोई बात सुनने समझने पर तैयार नहीं थे। अब इनकी वजह से मैं घर में रुकने पर मजबूर हो गई थी, मगर काम काज करने के बाद मैं कमरे में दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ जाती थी।
मेरे ससुर बार बार दरवाजे पर दस्तक देते और मुझे दरवाजा खोलने को कहते, तो मैं रो रो कर अल्लाह को अपनी मदद के लिए पुकारने लगती थी। इस दिन मैं घर के कामों में मसरूफ थी। अचानक से काम करने के दौरान मेरे ससुर ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे जोर से खींचकर कमरे में ले गए और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए थे। अब मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी इज्जत से हाथ धो बैठूंगी। मैंने खौफ से अपनी आंखें मीच ली थी, इन्हें वास्ते देने लगी थी। तभी अगला मंजर हैरानकुन था। इससे पहले कि मेरे ससुर मेरे साथ वो सब करने की कोशिश करते जिसके बाद मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रहती, तभी मेरे शौहर घर आ गए थे और ये सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया था। इसके बाद तो मेरे शौहर जैसे बिल्कुल सख्ते में आ गए थे और ना ही उन्होंने मुझसे कोई बात की थी, ना अपने बाप से कुछ पूछा। मैं मुसलसल रोई जा रही थी और यहाँ तक कि उन्होंने मुझे हौसला देने की भी कोशिश नहीं की थी। जब इनका सख्ता टूटा तो फिर वो मुझे लेकर मेरी अम्मी के घर छोड़ गए थे। मेरी हालत देखकर अम्मी परेशान हो गई। वो मुझसे मेरी बिगड़ी हुई हालत की वजह पूछने लगी तो मैंने फिर इन्हें सारी बात बता दी थी। अम्मी को भी ये सब सुनकर अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। मुझे तो दिल ही दिल में ये डर लग रहा था कि कहीं मेरे शौहर ने मुझ गलती की मुझ समझ ना लिया हो। मैं अपने ससुर को बहुत अच्छे से जानती थी। वो बातों को घुमाने के माहिर थे। वो तो मेरे शौहर के वालिद थे। मेरे शौहर ने तो इनकी बात पर यकीन करना था। वो मुझ पर भला क्यों यकीन करते। मैं अपने शौहर को बार बार कॉल करती, मैसेज करती, मगर वो मेरी कॉल नहीं उठाते थे और ना ही मुझसे बात करते थे। मैं अब बहुत परेशान थी कि मैं क्या करूं। अम्मी मुझे हौसला देती और कहती कि तुम्हारा शौहर बहुत ही ज्यादा समझदार है, वो ऐसा वैसा कोई फैसला नहीं करेगा, तुम इसकी वजह से फिक्रमंद ना हो। अम्मी के बात सुनकर मैं वक्ती तौर पर बहल जाती थी, मगर फिर से मुझे सोची अपने घेरे में ले लिया करती थी। काफी दिन बीत गए थे। मैं तकरीबन अपने शौहर की तरफ से ना उम्मीद हो गई थी। फिर अचानक से मेरे शौहर जब मुझे लेने के लिए आए थे तो बहुत थके थके और निढाल से लग रहे थे। मुझे लेकर वो एक छोटे से फ्लैट में आ गए थे। ये फ्लैट देखकर मैं हैरान रह गई थी। उनसे पूछने लगी कि आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि अब तुम यहीं रहोगी। और ये बात सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। आपके घर में कौन रहेगा, आपके अब्बू का ख्याल कौन रखेगा। वो मुझे कहने लगे कि एक बेवा औरत के साथ मैंने उनको का निकाह करवा दिया है, वो इनका ख्याल रखने के लिए मौजूद है। अब तुम्हें इनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुनकर मेरा दिल तसल्ली में आ गया था और मैं हर वक्त ये सोचकर परेशान होती रहती थी कि अपने ससुर के साए से खुद को कैसे बचाऊंगी। अब मेरे शौहर ने मेरी मुश्किल आसान कर दी थी। मेरा इतना बड़ा मसला हल हो गया था। मैं जितना शुक्र अदा करती कम था। तभी मैंने अपने शौहर को बताया कि आपके अब्बू के बारे में मुझे उस दिन मालूम हुआ था जब मैंने इनके मोबाइल में आपकी और अपनी वीडियो देखी थी। आपके अब्बू अपना मोबाइल कमरे में चार्ज लगाकर इनका कैमरा ऑन कर दिया करते थे और जो कुछ हम दोनों करते थे वो इस कैमरे में रिकॉर्ड होता रहता था, जो कि बाद में वो देखते थे। मेरी बात सुनकर मेरे शौहर ने कर्ब से आंखें मीच ली थी। फिर कहने लगे कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बाप ऐसा कर सकता है। इसकी वजह से मुझे कभी शर्मिंदगी उठानी पड़ सकती है, मगर अफसोस है कि मेरे बाप ने अपनी उम्र और रिश्ते के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया। मगर आज के बाद तुम इन बातों को मत दोहराना। तुम भूल जाओ जो कुछ भी हुआ है। हम नए सिरे से इस जिंदगी का आगाज करते हैं। तब मैंने मुस्कुराकर उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था।